नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका रोहित से पूछती है कि मिस्टर मारवा, अब मुझे बताइए ना कि आपको पता कैसे चला था कि मारवा हाउस पर हमला होने वाला है। तब रोहित बताता है कि उन्हें वहां पर स्वाति माँ ने उन्हें ये सब बताया था। तब अनिका अपने सिर पर हाथ मारती है और वो कहती है कि वो इतनी आसान सी बात को भी कैसे भूल गई, क्योंकि उस दिन जब वो किंग के कमरे से वहां पर आई थी, जब वो किंग को बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी कि उसे भी वहां पर मारवा हाउस को बचाने के लिए जाना है और किंग बार बार उसे मना कर रहे थे, तब उसने वहां पर अपनी रेलिंग से एक पक्षी को देखा था। भला वो बात ये कैसे भूल सकती है कि वो पक्षी ने ही जाकर स्वाति माँ को बताया होगा कि मारवा हाउस पर हमला होने वाला है। अनिका अभी अपनी इसी सोच में ही थी कि तभी उसे रोहित की आवाज आई। अब रोहित कहता है, जब मैं स्वाति माँ के पास गया तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर बहुत ही परेशानी थी, क्योंकि अनिका उस समय पर माँ को देखकर कोई भी ये पहचान सकता था कि वो जरूर कुछ ना कुछ तो सोच रही है। इसलिए मुझे भी यही लगा। मेरी रिकवरी थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने माँ से पूछा था कि आखिर क्या हुआ है। माँ कुछ समय के लिए तो चुप रही, लेकिन फिर उन्होंने ना चाहते ही मुझे बताना पड़ा, क्योंकि शायद वो भी उस समय पर मुझे ये सब बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस समय मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था। लेकिन जब मैंने माँ को ज्यादा प्रेशर में डाला कि प्लीज आप मुझे बताइए ना, आखिर आप इतनी चिंता में क्यों है, क्या कुछ हुआ है क्या, क्योंकि एक पल के लिए तो अनिका मैं घबरा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर पेरिस में ही हमारे महल पर हमला हुआ हो या तुम या बच्चों को किसी भी तरह का कोई खतरा हो, क्योंकि जब मैंने स्वाति माँ के चेहरे को देखा था तो मुझे यही लगा था कि हो ना हो तुम लोगों को ही किसी तरह का खतरा है। लेकिन जब मेरे को भी चिंता होने लगी, तब स्वाति माँ ने मेरी चिंता को दूर करते हुए कहा कि हमारे दुश्मन मारवा हाउस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, वो मारवा हाउस पर अटैक करने वाले हैं। स्वाति माँ की ये बात सुनकर फिर रोहित कहता है कि कब अटैक करने वाले हैं वो लोग, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला है क्या, कोई निश्चित समय या दिन रखा है क्या उन्होंने, क्या आपको ये भी पता है क्या। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि यही तो नहीं पता है रोहित, लेकिन हाँ वो किसी भी वक्त मारवा हाउस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बस इतना पता चला है कि मारवा हाउस पर अटैक होने वाला है। वो कब होएगा, किस दिन होएगा, इसके बारे में तो अभी हमारे पास भी कोई भी जानकारी नहीं है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित एक गहरी सोच में चला जाता है। रोहित अब कुछ सोचने लगता है, क्योंकि एक तरफ से तो रोहित को कुछ सुकून मिला था कि उसके बच्चे और अनिका सब यहाँ पर पेरिस में सुरक्षित थे, क्योंकि लंबे समय से उसे यहाँ की कोई भी खबर नहीं मिली थी। हालांकि रोहित को तो अनिका की खुद जख्मी होने तक की भी खबर नहीं मिली थी, लेकिन जब दूसरी तरफ अब मारवा हाउस के बारे में सोचकर उसकी चिंता और भी बढ़ने लगी थी। रोहित को इस तरह से देखकर अब स्वाति मल्होत्रा रोहित से पूछती है, क्या हुआ है रोहित, क्या तुम कुछ सोच रहे हो क्या। स्वाति के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि आखिर क्या मकसद हो सकता है उनका, यानी कि हमारे दुश्मनों का आखिर क्या मकसद है जो वो मारवा हाउस पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि हम सब यहाँ हैं तो उन्हें मारवा हाउस से क्या ही मिलेगा। आखिर वो मारवा हाउस पर ही हमला क्यों करने वाले हैं, कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि उनका मकसद क्या है। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती हैं कि वो बस तुम्हारी माँ को किडनैप करना चाहते हैं। स्वाति मल्होत्रा के मुंह से ये बात सुनकर रोहित को एक जोर का झटका लगता है, क्योंकि वो उसकी माँ को किडनैप क्यों करना चाहेंगे। अगर उसके दुश्मन उसकी माँ को किडनैप करना चाहते हैं तो वो आखिर उसकी माँ को किडनैप करके क्या ही हासिल कर लेंगे, और उसकी माँ को किडनैप करने के लिए वो मारवा हाउस पर हमला करने वाले हैं। ये बात उसे बड़ी ही अजीब लग रही थी। स्वाति की बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि आखिर उनकी माँ से क्या ही दुश्मनी है, क्योंकि माँ की तो वैसे भी किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती ना। हाँ ये बात है, क्योंकि माँ तो पहले से ही मारवा हाउस से कितने ही सालों तक दूर रही है। हाँ अभी कुछ सालों से माँ हमारे साथ आई है, लेकिन माँ की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे दुश्मन माँ को किडनैप करके क्या ही कर लेंगे।
आखिर उनका क्या मकसद हो सकता है माँ को किडनैप करने का। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम्हारी माँ से ना सही पर शायद किंग से तो होगा। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि उन्हें कैसे पता चला होगा कि किंग मैं ही हूँ। और रोहित अभी इन्हीं बातों में था कि मतलब फिर वो कहता है क्या वो जानते हैं कि किंग कौन है, क्योंकि अगर उन्हें ये पता होगा कि किंग मैं ही हूँ तो वो फिर मेरी माँ को किडनैप कर सकते हैं इस बेस पर, ताकि वो किंग को झुका सकें। लेकिन इस बात के बारे में तो कुछ लोगों को छोड़कर और कोई भी नहीं जानता है। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो जानते होंगे कि किंग कौन है, क्योंकि ये बात सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। लेकिन हाँ, तुम्हारी सालों पहले की हुई एक गलती की वजह से शायद उन्हें ये शक जरूर हो सकता है कि आयशा मारवा के साथ किंग का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि हो ना हो जो गलती तुमने पीछे की थी उससे उन्हें संदेह जरूर हुआ होगा कि आयशा मारवा का किंग से जरूर कोई कनेक्शन है। इसी वजह से उसी कनेक्शन को जानने के लिए ही वो तुम्हारी माँ को किडनैप करना चाहते हैं। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित कुछ सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या किया था मैंने। और फिर वो कुछ ही देर बाद अब रोहित फिर से स्वाति से कहता है, कहीं आप मेरी उस गलती की बात तो नहीं कर रही हैं जब मैंने किंग बनकर अक्षय वर्मा को फोन किया था और उसे धमकी दी थी कि वो माँ को छोड़ दे। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा भी अब रोहित को यही बात बताने वाली थी, लेकिन रोहित ने खुद ही इस बात को गैस कर लिया था। अब स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है, रोहित, क्योंकि जब तुमने किंग बनकर जब अक्षय वर्मा को कॉल किया था तो अब उन्हें साफ साफ पता चल गया था कि क्योंकि किंग अगर आयशा मारवा को छुड़वाना चाहता है तो जरूर उसका आयशा के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता होगा, तभी तो वो आयशा को छुड़वा रहा है। क्योंकि अक्षय वर्मा उस समय खुद कितना ताकतवर था ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, और अक्षय वर्मा से कांटेक्ट करना कितना ही मुश्किल था, क्योंकि उस समय वो तो सिर्फ समुंदर में ही आयशा मारवा को इधर से इधर लेकर भटका रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो समुंदर के किनारे तक आए और किसी को भी उसके बारे में पता चले। लेकिन क्योंकि किंग से कोई भी बात नहीं छुपती, इसीलिए तुमने उसको कॉल किया था और तुम्हारी उसी गलती से ही शायद उन्हें अंदाजा हो गया हो कि तुम ही किंग हो। इसीलिए ही वो आयशा मारवा को किडनैप करना चाहते हैं, ताकि आयशा के द्वारा वो किंग तक पहुंच सके या अपनी बातों को मनवा सकें। स्वाति की इस बात पर अब तो रोहित को भी पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हो ना हो शायद उनके दुश्मन इसी वजह से ही उसकी माँ को किडनैप करना चाहते हैं, ताकि वो किंग के बारे में पता लगा सके। क्योंकि एक इस गलती के अलावा तो रोहित ने कोई भी गलती नहीं की थी जिससे किसी को भी उसके किंग होने का संदेह हो, और हो ना हो उसके दुश्मन अभी भी शायद ये नहीं जानते थे कि रोहित मारवा ही किंग है। शायद उसकी एक गलती की वजह से ही वो उसकी माँ को किडनैप करना चाहते थे, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से ही आज उसकी माँ की जान खतरे में थी। लेकिन अब रोहित थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है और फिर वो अब स्वाति मल्होत्रा से कहता है, एक काम में मुझे आपकी मदद चाहिए। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति रोहित को ही घूर घूर कर देखती है कि आखिर रोहित कौन सी मदद की बात कर रहा है। स्वाति अब हैरानी से रोहित को ही देख रही थी। स्वाति मल्होत्रा को अपनी तरफ ऐसे देखते हुए अब रोहित फिर से कहता है कि मुझे आपकी किसी काम में हेल्प चाहिए है, क्या आप वो मेरी मदद करेंगी। रोहित की इस बात पर अब स्वाति कहती है, हाँ बोलो तो सही, क्या कहना चाहते हो, मुझे साफ साफ शब्दों में कहो कि तुम्हें मेरी कौन सी हेल्प चाहिए। इनफैक्ट अगर तुम यहाँ से मारवा हाउस जाने के बारे में सोच रहे हो ताकि तुम अपनी माँ की किडनैपिंग को बचा सको और मारवा हाउस को बचा दो, तो एक बात याद रखना कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें इस हालत में वहां पर अकेला नहीं जाने दूंगी। क्योंकि स्वाति मल्होत्रा भी जानती थी कि उस समय रोहित की हालत कैसी थी। हालांकि रोहित की रिकवरी हो तो गई थी किंग के द्वारा भेजे हुए फूल से, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं था। इसलिए स्वाति अब रोहित को यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी उसे अकेले मारवा हाउस में भेजकर। इसीलिए स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए है तो याद रखना मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है, लेकिन मुझे आपकी ये मदद नहीं कुछ और ही मदद चाहिए है।
रोहित की ये बात सुनकर अब फिर से स्वाति मल्होत्रा कहती है, रोहित तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी बातों को सुनने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि माँ, जैसा आपने बच्चों के अलग अलग क्लोन बनाए थे, ठीक वैसा ही क्लोन आपको एक और बनाना होगा। आप मुझे ये बताइए कि उसको बनाने में कितना वक्त लगेगा। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति कहती है कि ज्यादा नहीं लगेगा, बस मुझे 1 घंटा दो, सब तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम किसका क्लोन बनवाना चाहते हो। स्वाति की यह बात सुनकर अब रोहित कहता है कि किसी और का नहीं, मैं खुद मेरी माँ का ही एक क्लोन बनवाना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी माँ को वहां से सुरक्षित निकाल सकता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति बस हैरानी से रोहित को ही देख रही है, क्योंकि रोहित कितनी आगे की सोच रहा था ये देखकर अब स्वाति खुद भी हैरान थी। हालांकि स्वाति भी अच्छी तरह से रोहित की सूझबूझ से वाकिफ थी, लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन से बचने के लिए रोहित ने कितनी जल्दी ही प्लान बना लिया था, वो स्वाति देखकर अभी भी हैरान थी। अब स्वाति कहती है, ठीक है, हो जाएगा, मुझे बस 1 घंटा दीजिए। स्वाति की बात सुनकर अब रोहित कहता है कि मेरा फोन कहाँ है माँ, क्या तुम मुझे मेरा फोन दे सकती हो। रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि तुम्हारा रोहित वाला फोन तो इस वक्त जॉन यूज कर रहा है, क्योंकि मैंने जॉन को ही तुम्हारा सिलिकॉन मास्क बना कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी जगह अब जॉन ही वहाँ पर काम कर रहा है, तुम्हारा कॉलेज का भी, तुम्हारे बिजनेस का भी, सब चीजों का, ताकि किसी को भी इस बात की भनक भी ना लगे कि तुम यहाँ पर हो। लेकिन हाँ, तुम्हारा किंग वाला फोन अभी भी मेरे ही पास है, जो कि अंदर रखा हुआ है। स्वाति की ये बात सुनकर अब फिर से रोहित कहता है कि आप मुझे मेरा वो फोन दे दीजिए, मुझे अभी उसकी जरूरत है। और हाँ, मेरे रोहित वाले फोन को हैक कर लीजिए, मुझे आपसे उस नंबर से किसी को फोन करना है, क्योंकि रोहित यहाँ बैठकर अपने रोहित वाले नंबर से ही किसी को कांटेक्ट करना चाहता था। इसलिए अब वो स्वाति मल्होत्रा को कहता है कि आप मेरे उस नंबर को हैक कीजिए, ताकि मैं उसी नंबर से किसी को कॉल कर सकूं, क्योंकि मैं अपने किंग वाले नंबर से किसी को कॉल नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने ही नंबर से किसी को अर्जेंट कॉल करनी है। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो रोहित के साथ अंदर जाने लगती है। कुछ ही देर में अब स्वाति अपनी लैब में होती है। अब स्वाति रोहित को उसका किंग वाला फोन भी दे देती है, जो कि उसके लिए जरूरी था। तो वहीं अब तक रोहित के कहे अनुसार स्वाति अपने सिस्टम से अब रोहित के उस फोन को हैक करने लग जाती है। कुछ ही टाइम के बाद अब स्वाति मल्होत्रा रोहित को के फोन को अच्छी तरह से हैक करने में कामयाब हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अब रोहित अपने किंग के नंबर से एक मैसेज टाइप करता है। रोहित उस मैसेज में लिखता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम दोनों मेरे पैलेस आ जाओ, क्योंकि अभी के अभी वहां पर जरूरत है। और हाँ, ध्यान रहे कि किसी को भी कोई भी किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए। ये मैसेज लिखते ही रोहित उसे चिराग और अब्दुल को सेंड कर देता है। तो वहीं अब तक स्वाति मल्होत्रा ने भी रोहित के फोन को पूरी तरह से हैक कर लिया था और अब वो रोहित से कहती है, अब तुम जिसे चाहो उसे फोन या मैसेज कर सकते हो रोहित, तुम्हारा फोन हैक हो चुका है। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है और फिर वो उस काम को करने के लिए लग जाती है जो रोहित ने स्वाति से करने के लिए कहा था। क्योंकि अब इन दोनों के पास ही समय बहुत ही कम था, इसलिए स्वाति मल्होत्रा भी अब इस काम को जल्द से जल्द करना चाहती थी। क्योंकि रोहित के कहे अनुसार अब कहीं ना कहीं स्वाति भी समझ चुकी थी कि अब रोहित अगर आयशा मारवा का क्लोन बनवा रहा है तो वो उस क्लोन को वहां पर आयशा को बचाने के लिए जब जाएगा तो उसे वो मारवा हाउस में ही रखने वाला है। इसलिए अगर मारवा हाउस को अगर अटैक से बचाना है तो हमें दुश्मनों से पहले ही वहां पर पहुंचना होगा और वहां पहुंचने से पहले स्वाति मल्होत्रा को पहले उस क्लोन को तैयार करना होगा। इसलिए अब स्वाति मल्होत्रा एक भी सेकंड यहाँ पर जाया नहीं करना चाहती थी और वो जल्दी से अब अपने उस काम में लग गई, क्योंकि उसे जल्द से जल्द आयशा मारवा का क्लोन बनाना था। यहाँ रोहित अब उस सिस्टम के पास बैठ जाता है जिसे अभी स्वाति मल्होत्रा हैक करके रोहित के लिए छोड़कर गई थी और अब वो वहां पर बैठकर सिस्टम पर एक मैसेज लिखते हुए कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम अपने आदमियों के साथ अभी के अभी मारवा हाउस पहुंच जाओ। और हाँ, अगर हो सके तो कुछ एडवांस हथियार भी साथ में ही लेकर जाना, क्योंकि अभी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हमें इसके बारे में अभी कुछ भी अनुमान नहीं है।
और हाँ, एक बात खास ध्यान रखना कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो और वहाँ पर क्या कर रहे हो। ये मैसेज लिखते हुए ही रोहित इसे सेंड कर देता है और फिर वो स्वाति से कहता है मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। ये कहकर अब रोहित भी वहां से चला जाता है। रोहित की ये बात सुनकर अब स्वाति अपने काम करते हुए ही अब कहती है तुम मेरी कहती है कि तुम मेरी गाड़ी लेकर जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें ऐसे देखे, और हाँ अपना ख्याल रखना रोहित। स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि ठीक है माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये कहते ही रोहित अब स्वाति की गाड़ी में बैठकर रोहित अब अपने प्लेस के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहीं पर ही उसने अब्दुल और चिराग को पहले ही बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में अब तक, क्योंकि रोहित ने उन्हें बुलाया था, तो चिराग और अब्दुल दोनों ही अब रिया से डांट खा रहे थे कि अब तक किसी ने मुझे कोई भी आइडिया नहीं दिया है, अब क्या सब कुछ मैं अकेले ही करूं, क्योंकि रिया यहाँ पर अपने डैड के बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी। उस समय पर जब अब्दुल और चिराग यहाँ से निकलने को हुए तभी रिया ने उन्हें जाते हुए पकड़ लिया और अब वो उनके ऊपर डांट लगा रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि रिया उनके चिराग और अब्दुल की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने कुछ काम दिया था जिसकी वजह से रिया उनसे नाराज थी। रिया की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है रिया बेबी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। चिराग ये कह ही रहा था कि तभी उसके फोन पर उसे वो मैसेज का नोटिफिकेशन फिर से आया और फिर सेम टाइम पर फिर से अब्दुल के फोन पर भी आ गया था। जैसे ही दोनों ने ये मैसेज खोला तो उन्हें फिर से वहां पर जैसे उन्होंने फिर से वो मैसेज को खोला तो वो फिर से उसे देखने लगे और फिर दोनों ही एक दूसरे को, चिराग और अब्दुल दोनों ही एक दूसरे से आंखों में अब इशारा करते हुए रोहित की भेजी हुई लोकेशन पर जाने के लिए अपने दिमाग में प्लान बनाने लगे, क्योंकि वो यहाँ से अच्छी तरह से जा तो रहे थे, लेकिन रिया के रोकने की वजह से अब उनका प्लान ये उन्हें फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा था। क्योंकि चिराग और अब्दुल दोनों ही बड़े ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से रोहित से मिलने के लिए जा रहे थे और वो यहाँ पर अब रिया को भी नहीं कह सकते थे कि वो आखिर कहाँ जा रहे हैं। लेकिन रिया से बच पाना अब उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब दोनों ने देखा कि सामने से करण गुलेरिया आ रहे हैं, ये देखते हुए ही अब चिराग ने रिया से कहा रिया बेबी आप अपने नानू से बात कीजिए, उनके पास तो बेस्ट आइडिया होते हैं ना। सोचो तुम्हारे नानू के पास कितने अच्छे आइडिया हो सकते हैं, हो ना हो उनके पास हमारे से भी ज्यादा अच्छे आइडिया होंगे, क्योंकि हम तो इतना सोच भी नहीं पाते। चिराग की ये बात सुनकर रिया कहती है कि इट्स अ गुड आइडिया चिराग अंकल। ये कहते हुए ही रिया अब अपने नानू के पास चली जाती है, क्योंकि चिराग भी अब रिया से बचना ही चाहते थे, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अब उस लोकेशन पर पहुंचना था। क्योंकि जैसे ही रोहित स्वाति की गुफा से अपने पैलेस की तरफ निकल रहा था तभी दोबारा से उन्होंने चिराग और अब्दुल को फिर से मैसेज कर दिया था कि अब तक तुम कहाँ हो, और अब उन्हें भी रोहित से पहले वहां पर पहुंचना था, इसलिए वो रिया को यहाँ पर बहलाने की कोशिश करते हैं। तो अब तक चिराग और अब्दुल भी जल्दी से इस पैलेस से निकलकर रोहित की भेजी हुई लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के सफर के बाद अब चिराग और अब्दुल अब तक उस पैलेस में पहुंच चुके थे जहां पर वो भी बहुत कम बार ही आते थे, क्योंकि ये वही पैलेस था जो किंग का पैलेस था। उस पैलेस की बेसमेंट में अब वो अपनी गाड़ी को पार्क करने के बाद कुछ देर में ही अब वो दोनों एलिवेटर से रोहित के रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ देर में ही वो दोनों अब उस पैलेस के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहीं पर उन्हें पता था कि वहीं पर ही उन्हें रोहित मिलने वाला है। और अब वो दोनों अब तेजी से अपने कदमों से रोहित के रूम के पास जाकर अब उसके दरवाजे को नॉक करने लगते हैं। कुछ ही देर में अब दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि रोहित यहाँ पर उनसे पहले पहुंच चुका था। तब वो दोनों देखते हैं कि किंग यानी कि रोहित वहां पर अपने रूम की विंडो के पास खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। अंदर आते हुए ही अब चिराग ने कहा कि क्या हुआ है किंग, आपने हमें इतने शॉर्ट नोटिस पर क्यों बुलाया, क्या सब कुछ ठीक तो है ना। चिराग के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि मारवा हाउस पर अटैक होने वाला है, और हाँ तुम परशुराम सूर्यवंशी से कह देना कि घर में अभी जितने भी मेंबर हैं उन्हें हमारे सीक्रेट अंडरग्राउंड हाउस में भिजवा दें।
मैं किसी की भी जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मारवा हाउस में हमारे जितने भी फैमिली मेंबर है उनके लिए बेसमेंट ही सही सुरक्षित है। रोहित की ये बात सुनकर अब चिराग कहता है कि डोंट वरी सर, मैं परशुराम को कह दूंगा और उसे अलर्ट भी कर दूंगा ताकि वो जल्द से जल्द सारे ही फैमिली मेंबर को वहाँ पर शिफ्ट करे। किंग, हमें कब निकलना है वहाँ पर मारवा हाउस को बचाने के लिए? चिराग सीधा ही अब रोहित से पूछ लेता है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात थी कि अगर मारवा हाउस पर अटैक होने वाला है तो उन्हें भी यहाँ से निकलना ही होगा। चिराग के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि तुम दोनों हमारे कुछ फाइटर को लेकर मारवा हाउस के लिए अभी के अभी निकल जाओ, मैं कुछ ही देर में वहां पर पहुंचता हूँ। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ रहा हूँ, लेकिन तब तक तुम वहां पर जाकर पहले मारवा हाउस की सिक्योरिटी को देखो। रोहित की बात को सुनकर अब चिराग और अब्दुल दोनों ही जल्दी से रोहित के रूम से निकलकर एलिवेटर से फिर से नीचे आ जाते हैं और फिर वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर अपने फाइटर में से सबसे बेस्ट 10 फाइटर को कहते हैं कि हमें अभी तुरंत ही इसी वक्त इंडिया के लिए निकलना है। जितनी जल्दी हो सके सब रेडी हो जाओ। और हाँ, याद है ना कि अब तक हमने ये मिशन कैसे किया है, बस उसी बात का ध्यान रखना। उसी बात को सुनकर वो फाइटर भी अपना सिर हाँ में हिला देते हैं और फिर कुछ ही देर में वो सभी अभी अपने अपने जंपसूट और मास्क पहनकर आ जाते हैं। तो वहीं चिराग और अब्दुल भी अब तक आ जाते हैं तैयार होके, और फिर वो सभी बेसमेंट में जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर चौपर की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो वहीं अब तक रोहित भी अपने रूम से निकलकर अभी एलिवेटर से ही होकर नीचे बेसमेंट में आ जाता है और फिर वो स्वाति की दी हुई गाड़ी में बैठकर जल्दी से अब स्वाति की गुफा की तरफ जाने लगता है, क्योंकि रोहित यहाँ पर बस चिराग और अब्दुल को तक ही ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आया था। हालांकि ऐसा नहीं था, रोहित यहाँ पर उन्हें मैसेज से भी ये सब अलर्ट कर सकता था, लेकिन पर्सनली मिलकर वो उन्हें उनका प्लान अच्छे से समझाकर अब यहाँ से निकल चुका था। कुछ देर तक अब उस गाड़ी को ड्राइव करने के बाद रोहित जब स्वाति की गुफा में पहुंच जाता है तो वो गाड़ी को वहीं पर ही खड़ी करने के बाद अब रोहित जल्दी से गुफा के अंदर जाता है। तो वो देखता है कि जो काम उसने अब तक स्वाति माँ को दिया था वो काम अभी पूरा हो गया था, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने बड़ी ही जल्दी यहाँ पर आयशा मारवा का एक क्लोन रेडी कर दिया था। रोहित मारवा अब स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि क्या ये पूरी तरह से अब तैयार है, क्या अब इसमें कोई भी कमी नहीं है? रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति कहती है कि हाँ, अब ये पूरी तरह से तैयार है, तुम इसे टेस्ट कर सकते हो। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा भी रोहित से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। डोंट वरी रोहित, हम वक्त पर वहां पर पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हमें इस क्लोन की जरूरत वहां पड़ने भी वाली है। रोहित की स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि हमें इस क्लोन की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा, क्योंकि रोहित की हमेशा से ही आदत थी कि वो अपना प्लान ABC हमेशा से ही तैयार रखता था कि अगर उसका प्लान A सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो प्लान B को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर प्लान B सक्सेस नहीं हुआ तो वो प्लान C को एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए रोहित की अपनी आदत के अनुसार ही रोहित ने पहले ही स्वाति मल्होत्रा से उस क्लोन को बनवा लिया था, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो वो सडनली कहाँ से क्लोन लाएगा और वो जल्द से जल्द अगर उसके पास ये क्लोन होगा तो वो अपना प्लान B एग्जीक्यूट कर देगा। तब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि माँ, मैं भी नहीं चाहता हमें इसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। जब रोहित ये बात कह रहा था तो तब उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, क्योंकि वो आयशा मारवा को लेकर सच में ही बहुत ही चिंतित था। वो अपनी माँ को लेकर बहुत ही घबराया हुआ था। रोहित को ऐसे घबराया हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है, रोहित तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ही सुरक्षित होगी। ये कहते हुए ही अब स्वाति रोहित को कहती है कि अब हमें वहां पर चलने के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय सच में बहुत ही कम है, क्योंकि हमें दुश्मन के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता कि वो कब क्या करने वाले हैं। ये कहते हुए ही अब स्वाति भी अपने चेंज करने के लिए अंदर चली जाती है। तो वहीं पर रोहित भी देखता है कि बूढ़े बाबा तो रेडी भी हो ही गए थे, क्योंकि जब बूढ़े बाबा ने इन दोनों का ये प्लान सुना तो बूढ़े बाबा पहले से ही तैयार हो गए थे, क्योंकि बूढ़े बाबा भी इनके साथ ही जाने वाले थे।
इसलिए रोहित जब देखता है कि बूढ़े बाबा पूरी तरह से तैयार हैं, बस अब यहाँ पर रोहित को ही तैयार होना बचा था। अब जब बूढ़े बाबा पूरी तरह से तैयार हो गए थे तो अब बूढ़े बाबा रोहित के पास आकर कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। ये कहते हुए ही अब बूढ़े बाबा वहां से चले गए थे और अब रोहित भी अंदर चला जाता है तैयार होने के लिए। रोहित अभी भी ये सोच ही रहा था कि तभी अनिका रोहित से फिर से कहती है, तुम उस वक्त पूरी तरह से ठीक नहीं थे ना मिस्टर मारवा? उस वक्त भी वीकनेस तुम्हारी बॉडी में थी, सच सच बताना मुझे। अनिका की इस बात पर रोहित कहता है कि ऐसी बात नहीं है अनिका, मैं ठीक था। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है कि देखो शायद तुम भूल गए हो, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने तुम्हें उस दिन देखकर ही पहचान लिया था कि तुम पूरी तरह से ठीक नहीं थे। क्योंकि जब अनिका भी किंग के साथ मारवा हाउस में उस अटैक को रोकने के लिए आई थी, तब अनिका की नजर रोहित पर गई थी और जिस तरह से उस दिन अनिका ने रोहित को देखा था तो उसे देखकर अनिका समझ गई थी कि कहीं मिस्टर मारवा को पूरी तरह से ठीक नहीं है, शायद उन्हें कुछ हुआ है। लेकिन उस समय सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि अनिका उस समय कुछ भी नहीं कह सकती थी। लेकिन अनिका ने अंदाजा लगा लिया था कि रोहित मारवा उस समय पर पूरी तरह से ठीक नहीं था। अनिका की इस बात पर अब रोहित अनिका से कहता है कि तुम वहां पर कैसे पहुंची थी, तुम वहां पर किसके साथ गई थी अनिका, क्या तुम मुझे बताओगी? क्योंकि अगर तुम वहां पर थी तो तुम मुझसे क्यों नहीं मिली, और अगर तुम्हें इस बात के बारे में पता चल ही गया था तो फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं आई? क्या तुम्हें अंदाजा भी है अनिका कि मुझे उस दिन मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत थी अनिका? उस समय सच में मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रहा था कि काश उस समय तुम मेरे साथ होती। क्योंकि भले ही चाहे सिचुएशन कैसी ही थी, लेकिन उस समय मैंने तुम्हें बहुत ही याद किया था। ये कहते हुए ही अब रोहित एकदम से ही रोहित अनिका को एक जोर का हक कर लेता है। वो ऐसे ही कुछ देर तक अनिका के कंधे पर अपना सिर रख कर शांत रहता है। अनिका भी अब बड़े ही प्यार से अब रोहित को हल्की हल्की प्यार से थपकियां दे रही थी, क्योंकि अनिका भी समझ रही थी कि सच में रोहित के लिए वो दिन कितना ही टफ होगा। और रोहित उसी दिन को याद करके अभी बहुत ही इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ को गोली लगी थी। यानिका भी अब रोहित की खामोशी में छुपे हुए उसके दर्द को समझ रही थी कि सच में रोहित उस समय पर कितना ही दुखी होगा। इसके लिए कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी कोस रही थी, क्योंकि सच में जब रोहित को उस समय अनिका की जरूरत थी तो अनिका चाहते हुए भी उस समय रोहित का साथ नहीं दे पाई थी। हालांकि अनिका भी खुद वहीं पर ही मौजूद थी, लेकिन किंग के कहे अनुसार अनिका उस समय पर कुछ कर नहीं सकती थी। अनिका अपने उन्हीं ख्यालों में थी कि कैसे किंग ने उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि किंग ने तो अनिका को पहले से ही मना कर दिया था। जब अनिका बार बार किंग के से परमिशन मांग रही थी तो हर बार किंग उसे मना ही कर रहा था। अनिका अपने इन्हीं ख्यालों में थी कि किंग के पैलेस में जब किंग अपने आदमियों के साथ पहले से मारवा हाउस के लिए निकल रहे थे कि तभी अनिका सबके सामने आ गई, क्योंकि पहले भी वो किंग से कई बार पूछ चुकी थी कि मुझे भी उनके साथ जाना है, लेकिन किंग बार बार अनिका को मना कर रहे थे। लेकिन जब फाइनल टाइम जब वो सब वहां से निकल रहे थे तब अनिका फिर से उनके सामने आ गई थी। अनिका को ऐसे अपने सामने इस तरह देखकर अब एक फाइटर ने कहा, मैडम आप हमारी क्वीन हैं, आप प्लीज यहीं पर ही रुकिए, आपकी सेफ्टी के लिए यही सही है, क्योंकि हम लोग हैं वहां पर जाने के लिए। इस समय आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है और आप प्लीज इस वक्त कवीन आयशा की टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे, आप हम पर विश्वास रखिए। प्लीज आप हम पर ट्रस्ट कर सकती हैं, अगर आप हम पर ही ट्रस्ट नहीं करेंगी तो फिर कैसे होएगा? क्यों, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम कवीन आयशा को कुछ भी नहीं होने देंगे। और प्लीज आप हमारे टाइम को मत वेस्ट कीजिए, क्योंकि हम किंग के कहे अनुसार आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। उस फाइटर की बात को सुनकर अब अनिका भी कहती है कि मैं खुद भी एक फाइटर हूँ, इसलिए मुझे खुद वहां पर जाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अनिका के ये कहने के बाद भी वो फाइटर नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते थे कि किंग ने उन्हें साफ साफ मना किया हुआ था कि अनिका उनके साथ नहीं जा सकती है। सॉरी फ्रेंड, आज के लिए सिर्फ इतनी ही स्टोरी लाइन बन पाई है, लेकिन अगर मेरे से हुआ तो मैं शाम तक एक पार्ट और डाल दूंगी, लेकिन अगर आज नहीं हुआ तो कल के एपिसोड को बढ़ा दिया जाएगा। आज के लिए क्षमा चाहती हूँ।